हमारा जो फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है ना, इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो हमारे आने वाले चैप्टर है वो आसान हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या है आपके पास? तो पढ़ने के लिए आपको कैपेसिटर की वर्किंग, वेन डायग्राफ जनरेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर भरा पड़ा है। तो हमें इस चैप्टर में काफी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर के लिए पहले की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज क्या है हमारे लिए? कि जहां पर भी चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जो हम कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके कहने का मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल के पास किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आते हैं। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल हमने माना सोर्स चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट स्पेस में कितना होगा ये पता करने के लिए हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। हम इसी तरह से अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो उसको बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, इसीलिए इनके लिए अलग अलग सिंबल दिए हैं। एक के लिए कैपिटल बी, एक के लिए कैपिटल यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए ना, चलो मुझे एक चार्ज पार्टिकल को लेकर आने दो। तो मैं एक चार्ज पार्टिकल को पॉप आउट करता हूं। मैं यहां से मैं ऐसे लेकर आऊंगा और यहां पर इसको मैं रख दूंगा। तो एक चार्ज पार्टिकल सपोज कि वो यहां पर है, ठीक। ये चार्ज पार्टिकल का जो कैरेक्टर है वो क्या है कि इसके चारों तरफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, है ना। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? सो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ फोर्स। एक नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाती है, इसमें कांटेक्ट की नीड नहीं है, तो ये फील्ड फोर्स है। अब इसी का पैरेलल जो 11th क्लास में है, ग्रेविटेशन, ये भी फील्ड फोर्स है। और ऐसी फोर्स जो फील्ड फोर्स होती है ना, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स लगाती हैं। ऐसी फोर्स जो पाथ से इंडिपेंडेंट है। 3 बातें हो गई। अच्छा, अब इसके बाद कुछ चीजें और देखो। हमने क्या किया कि एक प्लस चार्ज को हमने यहां से पॉप आउट करके यहां रखा। नाउ अगेन मैं एक चार्ज अपनी पॉकेट में रखकर ऐसे मैं इसके पास आता हूं, तो क्या होगा? जब मैं एक चार्ज पार्टिकल को अपनी पॉकेट में रख के इसके पास आऊंगा, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो मुझे इसको जबरदस्ती पकड़ के आगे लाना पड़ेगा। क्या होगा? तो ये ऐसे ले जाऊंगा, ये पीछे भागकर आएगा। बट मैंने क्या कहा? यहां पर चार्ज पार्टिकल को मैं इसको यहां ले जाता हूं, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और ये पीछे आता है। सो आई जस्ट से कि कम ऑन बेबी, यहां पर रुको। यहां पर रोकने के लिए ये मैंने इसको एक स्प्रिंग से बांध दिया। क्या होने वाला है? अगर मैं इसको नहीं बांधूंगा, क्यों इसको बांधना क्यों पड़ा? क्योंकि ये भी एक प्लस चार्ज है। जब मैं इसको यहां से लेकर आया तो इसको ये रिपेल करता है। मैंने यहां पर बांध दिया, उसको मैंने स्प्रिंग से, एक बहुत ज्यादा टाइट स्प्रिंग से बांध दिया। नाउ क्या होगा अगर स्प्रिंग को कट कर दे? तो इट विल फ्लाई ऑफ, ऐसे भागेगा जैसे कि गाड़ी छूट गई हो। तो इसकी जो भागने की रफ्तार होगी ये बहुत ज्यादा तेज होगी। कितनी तेज होगी? यही तो मेन टास्क है हमारा, कि कितनी तेज रफ्तार होगी। अब इन सब बातों में ना, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया कि कितनी तेज रफ्तार होगी, यही आपका पूरा चैप्टर है। क्यों? तो सुनो, इसका भागना किस पे डिपेंड करता है? तो देखो, अगर मैं इसको यहां से और पास लेके जाता हूं तो नहीं जाता है, ये बहुत देर में जाता है, नहीं जाता है ये। मुझे और ताकत लगानी पड़ी तो ये इधर आया, इधर। इसको मैंने यहां बांध दिया, ठीक। यहां से मैंने और ताकत लगाई, चलो ये घसीट के यहां पर लेकर आया मैं। अब सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि सामने खड़े हो जाओ और ये बॉल है, ठीक, सामने आप खड़े हुए, मैं कैंची लेकर आता हूं, तो आपके मन में डर कि कैंची से ये स्प्रिंग काटेंगे और बॉल हमारे सीधा फेस पे लगेगी।
तो ये बॉल जो है ना, मैंने बॉल की जगह पर ये चार्ज पार्टिकल मानो, इसको मैंने यहां बांध दिया, तो आपको सामने से यहां पर आपका फेस, आपको डर लगेगा इसको देखकर, आप यहां से इसको देख के डरोगे कि अभी चोट लगाने वाला है, तो आप यहां से भागना चाहोगे पीछे की तरफ। अच्छा, यहां रखूंगा तो क्या बोलोगे, आने दो, ये तो सह सकते हैं हम बहादुर हैं। यहां रखेंगे तो चोट लगने का डर तो है, यहां रखेंगे तो और डर है, फिर तो भागो यहां से तुरंत। यही होगा कि ट्रेन की टिकट मिली और तुरंत भाग जाओ। ये आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना पास ले जा रहे हैं उतना ही ये तेजी से आगे आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि मानो कि इसके बीच में स्प्रिंग है, तो जितना मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं फिर छोड़ूंगा तो खटाक से वापस आएगी। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि स्पीड का बढ़ना यहां से तेज है, यहां से थोड़ा सा कम, यहां से और कम। और स्पीड का कैरेक्टर किसके बारे में याद दिलाता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। अभी फोकस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कम मिलेगी छोड़ने के बाद, यहां पर थोड़ी ज्यादा मिलेगी रिलीज करने के बाद, यहां पर और ज्यादा मिलेगी रिलीज करने के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी फील्ड फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है, और ऐसी फील्ड में जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो जितनी काइनेटिक उतनी ही पोटेंशियल। तो यहां पर जितनी पोटेंशियल होगी हाई, उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये है, और सुनना अच्छे से, जो हम अभी इसके बारे में फोकस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या मेन क्वेश्चन याद दिलाएगा? तो सुनो, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपने चारों तरफ एक इफेक्ट लेकर आता है। मैंने क्या किया, मैंने इसके पास एक बॉल लेकर आया, मैं, ये चार्ज पार्टिकल है और ये एम मास वाली बॉल। इसको जब मैं यहां लेकर आता हूं ना, तो मैंने नोट किया कि मैंने इसको यहां से लाया और ये ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैं इसको यहां से यहां पर लाता हूं, ऐसे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां लाता हूं, यहां पर भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मैं एक चार्ज पार्टिकल को, जो भी प्लस का है, माइनस भी कर सकते हैं, केस समझेंगे बाद में, इसको मैं यहां से यहां लेकर आया तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। यहां से ये आसानी से नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता। अब ये यहां पर आ रहा है। इसको जब मैं और पास ले जाता हूं, ये आता ही नहीं है। कभी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को चिपकाया है? कभी नहीं चिपकते हैं। हमें बहुत दिक्कत होता है पास लाने में, चिपकेगा ही नहीं। सेम यहां पर हो रहा है, इसके साथ क्यों नहीं हुआ? यही हमारा मेन टास्क है। क्या है इसमें प्रॉब्लम? कि जो ये फील्ड है वो फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके पास होती है? एक चार्ज पार्टिकल के पास। क्या डेफिनेशन होती है? अ चार्ज पार्टिकल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल which which experiences a force due to a charge particle। सिंपल वर्डिंग में कहें तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा सकता है। यहां पर क्या हुआ? ये तो चार्ज था ही नहीं, ये तो मास है, तो इस पर कोई फोर्स इसकी नहीं लग रही है, रिपेल नहीं हो रहा है। जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स कोई नहीं लगी, आराम से आ गया, आराम से आ गया, आराम से आ गया। ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, मुझे आगे लाने में दिक्कत होता है। तो मैं एक बात को समझ गया कि इसका पोटेंशियल यहां है ही नहीं, यहां ये काम ही नहीं करेगा, और इसका पोटेंशियल यहां पर बहुत ज्यादा है। जैसे हमने एक स्टेशनरी शॉप खोलनी है, तो हमने कहा एक स्टेशनरी शॉप का पोटेंशियल ज्यादा कहां पर है, किस जगह पर इसका पोटेंशियल हाई है? तो हमने कहा कि रेगिस्तान में जाओ। रेगिस्तान में तो पोटेंशियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो आसपास कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। अब ऊंट को पढ़ाओगे क्या? ऊंट तो ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, पेन, किताबें नहीं खरीदेंगे। एक स्कूल के सामने कैसा पोटेंशियल रहेगा? वहां हाई है।
क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स को नीड पड़ेगी। तो पोटेंशियल जो है ना एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों आती है, किसके लिए आती है? तो हमने देखा इसका पोटेंशियल जीरो, कौन से फील्ड? ग्रेविटेशन। किसके अंडर? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से पोटेंशियल को अलग अलग नाम दिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड से बनने वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड से बनने वाला पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अलग अलग नाम आ गए इनके। मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो यहां पर जो पोटेंशियल ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये किसके कारण होगा? केवल और केवल एक चार्ज पार्टिकल के कारण। चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और देखते हैं इसमें कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई कहां रहता है, क्योंकि पोटेंशियल एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि जितना हम लोकेशन को बदलेंगे वहां पोटेंशियल अलग अलग। इसके लिए यहां 80, 90, 100, इंफिनिटी, बहुत हाई पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, हमने कैसे पहचाना? हमने कहा कि यहां पर ये पार्टिकल पोटेंशियली डेंजर है मेरे लिए जब सामने हो, तो यहां पोटेंशियली हार्मफुल थोड़ा सा कम है, यहां पोटेंशियल है ही नहीं, उतना खास नहीं है। और इसकी फील्ड के बाहर मैंने रखा तो ये इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो यहां पोटेंशियल जीरो। फिर से यहां पोटेंशियली हार्मफुल है ये, क्योंकि ये इसके एकदम पास है। रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा तो बड़ी तेजी से रिपेल या अट्रैक्ट होगा। यहां पर थोड़ा सा कम है, यहां पर और कम, यहां पर पोटेंशियल है ही नहीं। तो पोटेंशियल क्या है? एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, कितना होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। यहां पोटेंशियल हार्मफुल है ना, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो देखो, एक चार्ज पार्टिकल, उसको मैं वर्क डन कराता हूं, फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कराता हूं, आगे की तरफ लेकर आता हूं मैं कंटिन्यू। जब मैं इसको, इस पार्टिकल को इसकी फील्ड में लेकर आया, इसकी फील्ड में, तो मुझे इसको लाके दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये रिपेल करेगा। मैं इसको जबरदस्ती पकड़ के घसीटता हूं, मैं ऐसे करके। तो मैं यहां पर मैंने देखा कि मेरी एनर्जी 10 खर्च हुई, मेरे से कहा गया और काम करो। काम करने का मतलब कि फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कराओ। किसके अगेंस्ट फोर्स लगानी है? इसके अगेंस्ट। सो इसकी रिपल्सिव फोर्स यहां काम कर रही है, फोर्स बाय चार्ज पार्टिकल। दूसरा, एक फोर्स जब मैं इसको लगा के लेकर आ रहा हूं, दिस इज फोर्स बाय मी, फोर्स बाय एनी ऑब्जर्वर, एनी पर्सन। तो मैं इसको यहां से यहां और लेकर आता हूं, डिस्प्लेस भी कर रहा है, फोर्स भी लग रही है। तो यहां पर और एनर्जी खर्च हुई, मतलब कि मैंने और ज्यादा वर्क डन किया। यहां पर और वर्क डन किया, तो क्या समझ में आया? तो यहां से एक निशानी बन गई कि Q चार्ज पर W वर्क डन, तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना? इसको 1 बनाना है, सो इट विल बी W बाय Q। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इसको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये 1 चार्ज के लिए 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम। 1 यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट हम तब लगाते हैं जब हमें ये ना पता हो कि वो कूलम है, कि माइक्रो कूलम है, कि वो नैनो कूलम, कुछ भी वो हमें नहीं पता इसकी यूनिट क्या है। तो हमने सीधा बोल दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वो कूलम होगा तो वर्क डन पर कूलम चार्ज, पर 1 कूलम चार्ज। ओके, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपिटल V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, अच्छा, तो जो मैंने वर्क डन किया ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी का एक ब्यूटीफुल एनालॉग और देखो, ये W को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ टेल मी, हमें कौन सी फोर्स के लिए फॉर्मूला फिजिक्स में आता है? कांस्टेंट, वेरिएबल के नहीं आता। तो वर्क डन के फॉर्मूले में जो फोर्स है वो वेरिएबल है, उसको कांस्टेंट बनाओ। कांस्टेंट कैसे बनती है? हमने पहले भी पढ़ा कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना कांस्टेंट, फिर जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए अपना कांस्टेंट। तो ऐसे ही हमने इसको ऐसे लिख दिया
कि कांस्टेंट फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर ये क्या है, एक ही लाइन में वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, एक ही लाइन में वर्क डन, तो कॉस थीटा कितना 0, तो FDR पर यूनिट चार्ज। नाउ ये मुझे बताओ कि ये चीज क्या है, तो आंसर है कि इसे हम कहते हैं F इक्वल्स टू Q इंटू E, तो E इक्वल्स टू F बाय Q। तो ये हमारे पास पहले तो ये पोटेंशियल, और इसकी जगह पर रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr इक्वल्स टू, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल फॉर्मूला जिसको हमें बहुत यूज करना है। अच्छा, सब काम के बाद यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको नापेंगे किसमें, तो इसमें वोल्टा, फुल नेम नहीं पता मुझे, अलेक्जेंड्रा वोल्टा समथिंग, उन्होंने इस पे वर्क किया, तो इनके क्रेडिट में इसकी ऐसा यूनिट आती है वोल्ट। वोल्ट, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या नाम दिया हमने, वोल्ट। इसको भी उसी में नापेंगे, चाहे तो आप इसको इसमें भी नाप सकते हो, क्या होगा, इसकी क्या होती है यूनिट, न्यूटन पर कूलम मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी हो सकती है। सो वॉट एवर यूनिट, आप कोई भी यूनिट चूज करो, आपके लिए वो दोनों काम करेंगे, मोस्टली ये लिखी होती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V बाय डी आर, वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्टली इसी में दी होती है आपको, इसी में, किसमें, वोल्ट पर मीटर, इसी में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या है, लेकिन अभी एक चीज और देखो, ये जो फोर्स है कौन सी है, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स में हमेशा याद रखो कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स। कौन है पाथ इंडिपेंडेंट, जो मैं लगाऊंगा वो नहीं, जो मैं जिसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये फोर्स कंजर्वेटिव है। तो मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लाऊं, चाहे मैं इसको किसी भी रास्ते से लेकर आऊं घुमा के, ऐसे ये यहां पर रख दिया, उतना ही वर्क डन होगा जितना यहां से यहां पर होगा, यहां से यहां पर होगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस शॉर्टेस्ट पाथ। और अभी हम कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एक्ट्स बिटवीन लाइन जॉइनिंग देम, जो उनको लाइन ज्वाइन करती है उसी में वहां पर फोर्स काम करती है। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, पाथ से इंडिपेंडेंट। ठीक, ओके, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद आगे देखते हैं। एक बार ना इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन एंड इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखा था हमने, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि हम किस चार्ज को फोर्स लगा के वर्क डन कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इसी से रिलेटेड है। देखो यहां से अगर वर्क डन का फॉर्मूला निकालोगे तो वो क्या आएगा, ये अरे काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये टेस्ट चार्ज है, हमने सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमने अलग डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिक याद रखो, कोई भी एनर्जी हो, फर्स्ट यू मस्ट रिमेंबर कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो ये फॉर्मूला है, इट इज ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स, सो लेट्स वी मेक इट कांस्टेंट। हमें पता है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं तो फोर्स मुझे बढ़ानी पड़ रही है और बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन डी आर क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, डेरिवेटिव में पढ़ा। तो ये बहुत ही छोटी स्मॉल लेंथ के लिए, बहुत ही छोटी लेंथ के लिए हम मानेंगे कि फोर्स कांस्टेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तो डी डब्ल्यू वर्क डन इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों की दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है।
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट फोर्स, देन वी हैव टू इंटीग्रेट। कहां से कहां इस पे हम करा रहे हैं इसको वर्क डन, कहां से कहां वर्क डन करा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपकी चॉइस है। मैं इसको इंफिनिटी से लेकर आता हूं। एक चार्ज पार्टिकल यहां जो कि क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, जिसकी अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा टेरेस हो, सोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको यहां पर बांध दिया। दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को भी हम लेकर आते हैं। अब वो माइनस, उसको हमने Q1 माना, तो इसको हम प्लस का Q2 मानेंगे। इसको जब हम कहीं से उठा के लेकर आए बहुत दूर से, तो यहां पर हमने इसको बांध दिया। हमने ये नोट किया कि इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ये स्मॉल r है। कहां से लेकर आए इसको? इंफिनिटी से। सो फ्रॉम इंफिनिटी टू r। और इस लोकेशन का कोई नाम देना चाहते हो तो दे दो, जिस लोकेशन पर लेकर आए। लेट्स वी से इट इज लोकेशन P। तो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन एट लोकेशन P ऑन द चार्ज Q2। ठीक, फोर्स तो इस पे भी लग रही है, इसको हमने पकड़ के बांध दिया, इसको भी हमने यहां पर फिक्स कर दिया। अब दोनों के पास क्या है? एक रिपल्सन, एक टेंशन। भागना चाहते हैं, वो टेंशन कितना ताकतवर है, कितनी एनर्जी रखता है, वो हमें देखना है। क्योंकि एनर्जी का यूज बड़े अच्छे से जानते हैं हम, बताऊंगा धीरे धीरे मैं। यहां देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन हम करेंगे, तो वर्क डन बाय अस, जो हम फोर्स लगाएंगे, दैट इज दिस। ठीक है, ओके। यहां से देखो कि जो फोर्स हमने लगाई और जो डिस्प्लेसमेंट कराई, ये दोनों कहां पर होंगे? मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। ये क्यू चार्ज, इसको हम यहां से यहां लेकर आएंगे, ये इधर लेकर आएंगे, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर, फोर्स भी हमारे थ्रू यहीं पर लग रही है। क्योंकि वर्क डन हमें करा रहे हैं, तो हमें हमारी फोर्स पता होनी चाहिए। तो हम इसको यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, तो इट इज फोर्स बाय अस इन दिस डायरेक्शन। और कहां लेकर आ रहे हैं इसको? इसी डायरेक्शन में। तो बताओ एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर, इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो एफ डी आर कॉस थीटा, और थीटा इज 0, तो कॉस 0 1। तो हम इसको सिंपली विदाउट वेक्टर भी लिख सकते हैं। और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा विदाउट वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है, फील्ड फोर्स, वो हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में वर्क करती है। तो एफ डी आर, बट हमने कितनी फोर्स लगाई ये हमें मेजर करना नहीं आता है। हमें एक चीज आती है मेजर करना, वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो फोर्स कितनी है? तो वो फोर्स अगर हम लिखें तो वो होती है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये अमाउंट में। तो हमने ये नोट किया था कि अगर हमारी फोर्स ये, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स उसके अपोजिट। हम इलेक्ट्रिकल फोर्स ले सकते हैं, कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो लेट मी डू। अगर मैं इसको मैं ऐसे लिखूं कि इलेक्ट्रिकल, ये फोर्स बाय अस, जो हमने फोर्स लगाई, उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स से रिप्लेस कर दो। तो माइनस में, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अपोजिट है ये और इक्वल है, तो माइनस में फोर्स बाय इलेक्ट्रिकल डी आर, और इंफिनिटी से आर तक की इसकी रेंज, हम जहां से यहां तक वर्क करा रहे हैं। नाउ हमें एक इंटीग्रेशन की टेक्निक जानते हैं। इस माइनस को अगर हटाना है तो इनकी लिमिट को रिवर्स कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी और एफ ई डी आर। जो ये माइनस का साइन था ना, इंफिनिटी से आर लिमिट, इनकी जब लिमिट को हम पलट देंगे तो ये माइनस साइन प्लस बन जाता है, और प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं।
तो वर्क डन को भी इंटीग्रेट किया हमने। ये वर्क डन टोटल वर्क डन बन जाएगा और कितना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसकी लिमिट देखते हैं, r टू इंफिनिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको हम कांस्टेंट वाली क्वांटिटी को बाहर ले लेते हैं। k चार्ज q1 चार्ज q2 बट r स्क्वायर डिस्टेंस इज वेरिएबल। डिस्टेंस यहां पर और पास लाएंगे कम हो रही है, और पास लाएंगे कम हो रही है, दूर ले जाएंगे डिस्टेंस बढ़ रही है। तो कम होना, ज्यादा होना, बढ़ जाना, इट इज वेरिंग। तो ये वेरिएबल है, इसीलिए हम केवल डिस्टेंस को ही इंटीग्रेट करेंगे, जो हो जाएगा dr अपॉन में r स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, k q1 q2 एंड दिस इज माइनस 1 बाय r और रेंज r टू इंफिनिटी। रेंज को रखेंगे अगर माइनस के q1 q2, r की जगह पे पहले इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन r। नाउ टेल minus 1 by r, this minus and this minus will become plus q1 q2 divided by स्मॉल r लिया था हमने, इसको स्मॉल r से रिप्लेस कर दो। स्मॉल r and this is small and this is small। So it is your work done to bring a charge from infinity to location A and the distance between charge particle is r। ओके, तो ये आपके पास वर्क डन है। इसका नेचर समझना आप। देखो, ये दो चार्ज अगर सेम है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, बिकॉज अगर ये माइनस होगा माइनस माइनस विल बी प्लस। तो लाइक चार्जेस पर हमेशा वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। और ये प्लस ये माइनस तो नेगेटिव वर्क डन, या ये माइनस ये प्लस तो भी नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन का क्या मीनिंग है, ये केवल आपको चार्ज की नेचर के बारे में बताएगा। नेगेटिव आया तो चार्ज इज अनलाइक है, अट्रैक्शन फोर्स। पॉजिटिव आया तो चार्ज इज लाइक है, रिपल्सिव फोर्स। ये क्या बताने की कोशिश किया मैंने, इसको फिर से देखते हैं एक बार। एक चार्ज पार्टिकल ये क्यू चार्ज प्लस का, अब मैं इसके बाद एक चार्ज पार्टिकल को अपने पॉकेट से अगर बाहर निकालता हूं, और मैंने पॉकेट में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल देखा, एक चार्ज पार्टिकल को पिकअप किया, इट इज नेगेटिव। सो मैं इसको यहां रखता हूं, इसकी फील्ड में, इसको मैंने यहां रखा इसकी फील्ड में। अच्छा, मैंने इसमें एक अजीब सा एक्सपीरियंस किया मैंने कुछ। वो क्या था, वो ये कि इस चार्ज पार्टिकल से मैंने पकड़ा है तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक यहां जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। वो क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, प्लस माइनस एक फोर्स बनेगी, फोर्स के कारण बॉडी एक्सेलरेट करती है, और एक्सेलरेशन हमें नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का नेचर स्टडी में अलग होता है, कांस्टेंट मूविंग चार्ज पार्टिकल का नेचर अलग होता है, रेस्ट पर रहने वाले चार्ज पार्टिकल का नेचर अलग होता है। जो रेस्ट पर रहने वाला चार्ज पार्टिकल है उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाला मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेट करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट। और इसको हम नहीं चाहते कि एक्सेलरेट करे, क्योंकि लाइट ये छोड़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन, और रेडिएशन एक एनर्जी का पैकेट होता है। तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, और हम नहीं चाहते कि एनर्जी एमिट करो, हम नहीं चाहते। इसीलिए ये जो पार्टिकल यहां से यहां एक्सेलरेट कर रहा है, मैंने इसको यहां फोर्स लगाया। ओके, सो ये इधर जाना चाहता है, आई ब्रिंग ए फोर्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन। तो जितनी फोर्स यहां इलेक्ट्रिकल लग रही है उतनी ही फोर्स मैंने यहां पर अपने लगाई। दिस इज इलेक्ट्रिकल, दिस इज बाय मी।
तो मैं इसको यहां फोर्स लगा रहा हूं और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अब ठीक है, अब नेट फोर्स कितना 0। अब मैं इसको धीरे धीरे करके ऐसे करके इसको ले जा रहा हूं। जब नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। अब इसको मैं कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ वर्क डन करा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट आगे करा रहा हूं। फोर्स को मेरे को यहां फोर्स लगाना पड़ेगा, यहां इसको पकड़ के खींचना पड़ेगा, नहीं खींचूंगा ऐसे चला जाएगा एक्सेलरेट। तो मैं यहां इसको कंटिन्यू पकड़ के इसको इसके पास लेकर जाता हूं मैं। वर्क डन तो अभी भी हो रहा है। कौन सी फोर्स लगानी पड़ी, ये वाली, ताकि ये एक्सेलरेट ना करे। समझना है आपको कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में ऐसा होता है रिजल्ट, और पॉजिटिव के केस में ये आपका प्लस प्लस दोनों रिपल्सिव है तो भी फोर्स लग रही है, एक्सेलरेट करेगा। तो मुझे इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को इनकाउंटर करने के लिए खुद की फोर्स लगानी पड़ती है, ताकि एक्सेलरेशन खत्म और मैं अपनी कांस्टेंट स्पीड से वर्क डन करा सकूं। क्यों लगानी पड़ी फोर्स, क्यों करना पड़ा नेट फोर्स को 0, ताकि ये एक्सेलरेट ना करे। एक्सेलरेट कर जाता तो एनर्जी एमिट होती। अब यही हमें समझना है कि जो चार्ज पार्टिकल का इसने इंडिकेशन दिया वो क्या दिया था। लाइट चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स कहां लगाया, अपोजिट, मतलब ये इस तरफ। अनलाइक है तो कहां लगाया होगा मैंने फोर्स, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला फोर्स। तो इस तरह से नेचर को समझना है कि दोनों केस में क्या रिजल्ट है। ये ऑटोमेटिक चला जाता है और इसको हम लेकर आते हैं, लेकिन अपने आप ना जाए, अपने आप ना दूर भागे, उसके लिए हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो एक्सेलरेट मत करो। सो इट इज योर वर्क डन, और इसी वर्क डन को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको हम डिनोट करेंगे यू से, एंड दिस इज के, Q1, Q2 एंड R। अगर ये B पॉइंट से A पर होता तो 1/RA माइनस 1/RB नेगेटिव हो जाता। हाँ, तब कुछ ना कुछ तो हमारे पास रिजल्ट आता। फिर हम इसको नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव माने, क्या माने, वो डिपेंड करता है कि RA कितना है, RB कितना है, तब जाके प्लस फिर से हो जाता। खैर एनीवे, अच्छा एक और, अगर यहां प्लस चार्ज है, यहां माइनस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, यहां माइनस, तो ये सब पार्टिकल को मैं एक एक करके रखता हूं, तो क्या होगा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हर एक पार्टिकल का जो एनर्जी रहेगा वो एक एक पर हम इसको अकेला अकेला काउंट करेंगे कि इसको और इसको कितनी एनर्जी है, इसको और इसको कितनी एनर्जी है, इसको कितनी एनर्जी है, इसको कितनी एनर्जी है। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसका इस चार्ज पार्टिकल पर स्केलर एडिशन करेंगे। एनर्जी ऑन 1 ड्यू टू 2, 3, 4, 5, एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1, 3, 4, 5, एक स्केलर एडिशन, सिंपल प्लस प्लस, माइनस नहीं करना, ठीक है ना। इसको माइनस जब करेंगे तो उसका नेचर आएगा माइनस का, ठीक, लेकिन वो नेचर जो माइनस का आएगा तो उसमें आप एनर्जी को 0 मत कर देना। ये मत सोचना कि ये प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 तो एनर्जी 0, नहीं, सब पे वर्क डन किया है। वहां जो माइनस का वर्क डन लिखोगे इट शोज ओनली नेचर, लेकिन उसको प्लस में एडिशन करना है आपको, ठीक है ना। इसको भी प्लस में एडिशन करना है, प्लस में एडिशन, प्लस में एडिशन, प्लस में एडिशन, तो टोटल 4 एनर्जी खर्च करनी पड़ी आपको। क्या ऐसा होगा कि प्लस लेकर आए, ये प्लस लेकर आए, फिर माइनस लेकर आए, माइनस लेकर आए, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ेगा आपको। और यहां नेगेटिव केवल नेचर बताता है कि लाइक है कि अनलाइक है, ठीक है, ओके। प्लस रहेगा तो लाइक, नेगेटिव रहेगा तो अनलाइक। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, ठीक। एक मेटल के स्फीयर, उसके सेंटर में अगर हम चार्ज दें तो चार्ज कंडक्ट करके दूर जाना चाहेंगे, रिपेल करके दूर, दूर से दूर कहां जा सकते हैं, जहां तक कंडक्टर है, कहां तक कंडक्टर, इसकी सरफेस तक, और उसके बाद एयर, तो वहां चार्ज पार्टिकल नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंसुलेटर है। कंडक्टर के पास हमने जब चार्ज दिया तो सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ गए। नाउ यू नो कि क्या होगा अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को
टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम यहां रखते हैं, तो ये सब कैसा लगेगा आपको? एक पॉइंट चार्ज की तरह। हमने स्टडी पहले भी किया इसको। तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, और पॉइंट चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के Q1 के Q अपॉन में R। कैलकुलेट डिराइव कर लेते हैं इसको। वो क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एंड व्हाट इज वर्क डन? इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, या तो एनर्जी को लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी हमने? K Q1 Q2 अपॉन में R, और ये जो Q1 था इसको Q1 लेके चलते हैं, और Q2 को ये वाला टेस्ट चार्ज। ठीक, ये इसकी जगह पे ये पर यूनिट चार्ज ये और ये लूज, सो वी विल बी लेफ्ट विद V इक्वल्स टू K Q I R। So this will be electric potential due to a point charge। अब हम एक बार उससे भी डिराइव करेंगे कि स्फेयर के थ्रू जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल इस लोकेशन पर कितना होगा। तो कितना होगा? सिंपल, ये हमने जो किया ये किसके लिए था? इसी के लिए कि इस सब के सब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो होगी वो कैसी होने वाली है? ऐसे जैसे कि पॉइंट चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। तो ये दिखाई देगा कि सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से निकल रही है, क्योंकि हम इतनी दूर आ जाएंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक पॉइंट चार्ज दिखाई देगा ना। जब इसके पास हम जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये केस कब बनता है? ये केस तब बनता है जब जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R होता है। मतलब कि इसके रेडियस के मुकाबले ये बहुत ज्यादा है, तो लगभग बहुत दूर आ गया, तो ये पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। और हमने गॉस लॉ की स्टडी में ये भी पढ़ा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि गॉस लॉ क्या बताता है? वेयर देयर इज चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज इनसाइड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। अब सोचो, इस पार्टिकल को मैं, इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहां लेकर आता हूं मैं इसकी सरफेस पर, रेडियस R पर, तो क्या होने वाला है? K Q डिवाइडेड बाय R। और ये कब है? जब R इसके R के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक अजीब सा एक्सपीरियंस अब हम करेंगे। यहां पर ऐसा है कि आपको मैंने चार्ज कर दिया और आप इसके पास जाते हो, तो आपको लगेगा कि मेरे को चलने में आगे दिक्कत हो रही है। ठीक, जैसे तैसे आप इसकी सरफेस पर पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। अब पहुंचने के बाद यहां पर आप रुक जाते हो और आप थक जाते हो, एकदम एग्जॉस्ट, क्योंकि आपको बहुत वर्क करना पड़ा। रिपल्सिव फोर्स लग रही है कंटिन्यू, इस पे भी, तो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा, एग्जॉस्ट होके थक गए। अब आपको जो एक्सपीरियंस होगा उसके आगे ये ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे कि आप इस स्पेस में चले गए और वहां पर जहां पर कोई स्टार, कोई प्लेनेट नहीं है, मतलब ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर आप आंखें बंद कर लो अपनी और स्पेस में पहुंच गए हो तो क्या होने वाला है? तो आपको कहां से कहां जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। स्पेस में आप फ्रीली फ्लोट करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पर जब हम अंदर आएंगे तो चाहे कहीं भी जाए, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे कहीं भी, यहां पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल कितना है? 0। लेकिन यही हमारी मिस्टेक है, हमें वर्क डन नहीं करना पड़ा। इसका मतलब कि जो वर्क डन सरफेस पर है, जो वर्क डन सरफेस पर हमने खर्च किया, वहां से आगे जाने में कोई वर्क डन नहीं। कोई का मतलब 0 नहीं होता, इसका मतलब कि इसके आगे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, प्लस में कोई काम नहीं किया। तो जो वर्क डन सरफेस पर है, दिस इज एट सरफेस
वही वर्क डन इसके अंदर भी सेम रहेगा, क्योंकि कोई एफर्ट नहीं लगाना, सेम फीलिंग जैसा आप इस स्पेस में करोगे। आराम से अगर आंखें बंद करके किसी भी कमरे के अंदर बैठे हो आप, तो कमरा कहीं भी जाता है। जैसे अभी हमारी अर्थ कहां कहां चक्कर लगा रही है, बहुत जगह पर, पूरी गैलेक्सी के साथ, सोलर सिस्टम के चारों तरफ, सोलर सिस्टम खुद मूव कर रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या हमें? सेम ऐसी ही फीलिंग होने वाली है इसके अंदर, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए इनसाइड कोई एक्स्ट्रा प्लस में नहीं करना पड़ेगा, तो प्लस में 0, बाकी सरफेस पर ये आपका वर्क डन इनसाइड प्लस में 0। ये नेचर समझ में है आपको? यहां से एक ग्राफ बन सकता है, देखो ग्राफ, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहां देखो, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल है वो कैसा है, कहां से कहां तक? तो आंसर है सेंटर से डिस्टेंस जब 0 है, सेंटर से 0 से सरफेस आर तक पोटेंशियल कैसा है? सेम। उसके बाद ये फॉल ऑफ होता है। ये इतना स्लोप मत बनाओ ढलान, इसको इतना बना लो, क्योंकि ये 1/r है, 1/r। डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाई, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ी सी बढ़ाई, थोड़ा सा पोटेंशियल कम हुआ, फिर थोड़ी सी बढ़ाई, थोड़ा सा पोटेंशियल कम हुआ, तो ये वो 1/r है। तो इस तरह का ग्राफ फॉलो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा फॉलो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए अगर, तो 1/r² होती है, सेंटर में फील्ड 0 कहां तक? r तक। उसके बाद यहां से ये डिक्रीज होती है बहुत ज्यादा, हमने डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाई, ये इतनी घट गई, इतनी किया, इतनी घट गई, तो ये 1/r का ज्यादा स्लोप कर दिया मैंने, मतलब ग्राफ को कर्व, और इसमें थोड़ा सा कम। अगर ये 1/r है तो ये बाद में आके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है 1/r, और r² एक क्वाड्रेटिक है, तो उसमें पैराबोला बनेगा, इसमें एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का नेचर से फॉलो होने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला, ठीक। ओके, तो ये हमारा फिनिश है।